गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? टुडे आवर टॉपिक इज सर्कुलर मोशन। देखिए नाम से क्लियर है क्या है सर्कुलर मोशन। इसमें पार्टिकल किस में घूमेगा स्टूडेंट्स? सर्कल में घूमेगा। ठीक है, देखिए क्या होगा इसमें। एक पार्टिकल है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था। किसी टाइम t पे पार्टिकल यहाँ पहुंच गया। ये मान लेते हैं पॉइंट ए पे था और ये पॉइंट क्या है स्टूडेंट्स? ये पॉइंट बी है। ठीक है, और इसमें इसने इतना तो इसने क्या कर लिया, एंगुलर एंगल थीटा इसने कवर कर लिया, डेल्टा थीटा नाम ले लिया हमने। ठीक है, और ये क्या है, आर्क हमने ले लिया स्टूडेंट्स डेल्टा एस। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या लिया हमने स्टूडेंट्स? डेल्टा एस लिया है। ठीक है, और एंगल ट्रेस बाय पार्टिकल कितना लिया स्टूडेंट? डेल्टा। ठीक है, ओके। और टाइम कितना हो गया स्टूडेंट्स उसके पास? टाइम क्या हो गया? टी हो गया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है फॉर स्मॉल एंगल्स, एंगल इक्वल टू आर्क ओवर रेडियस। ठीक है, तो एंगल क्या है? डेल्टा थीटा इक्वल टू आर कितना है स्टूडेंट्स? आर का डेल्टा एस। रेडियस कितना है? हमारे लिए इसका रेडियस आर है। ठीक है, तो डेल्टा थीटा क्या आ गया स्टूडेंट्स? आर ओवर रेडियस। समझ में? तो देखिए ये सर्कल का सेंटर था, ये रेडियस आर था, तो ये जो थीटा आता है ना स्टूडेंट्स, इसको हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स इसको? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि इसने पार्टिकल ने अगर इस एंगल की फॉर्म में ट्रेवल किया है, देखिए स्ट्रेट लीनियर पाथ में तो ये चल रहा है ए से बी तक। ठीक है, और एंगल अगर एंगुलर फॉर्म में बोले हम, तो इसने कितना एंगल कवर किया है? सेंटर में थीटा किया है, तो इसको हम बोल देंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ओके। डेल्टा एस लेंथ है, तो इसका यूनिट भी स्टूडेंट्स क्या होगा? मीटर। इसका यूनिट भी क्या होगा? मीटर। तो थीटा डेल्टा थीटा का अगर हम डायमेंशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? डायमेंशन लेस। थीटा एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी। उसके बाद यूनिट की हम बात करें, यूनिट आ जाएगा इसका स्टूडेंट्स रेडियन, क्योंकि एंगल का ऐसा यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स? रेडियन। तो थीटा एक्चुअल में है क्या? एंगल ही तो है, तो थीटा का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेडियन। समझ में? उसके बाद अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हो गया हमारा। अब एंगुलर वेलोसिटी की हम बात करेंगे। तो देखिए एंगुलर वेलोसिटी, इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले क्या होता है? ओमेगा। तो ये होता है ओमेगा इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना था? डेल्टा थीटा अपॉन टाइम कितना है? डेल्टा टी। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा का फॉर्मूला। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स? ओमेगा से। ओमेगा क्या आ गया? डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। ओके। उसके बाद ये जो एंगुलर वेलोसिटी होता है, ये भी दो तरह का होगा। एक होगा एवरेज और एक होगा इंस्टेंटेनियस। तो एवरेज जो होता है ओमेगा एवरेज, उसको हम बात करें तो वो हो जाता है स्टूडेंट थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल, क्यों डेल्टा थीटा है ना, डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। जैसे हमने लीनियर एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, वैसे ही एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता है, दैट इज थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस फार्मूला अगर हम पढ़ना चाहें, ओमेगा इंस्टेंटेनियस, तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी में लिमिट ले लेंगे स्टूडेंट, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी ओमेगा इंस्टेंटेनियस की? ओमेगा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा स्टूडेंट डी थीटा बाय डी टी। समझ में? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या जाता है? ओमेगा इंस्टेंटेनियस देता है। क्लियर है? तो लिख लोगे, इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएशन ऑफ
थीटा विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स ओमेगा इंस्टेंटेनियस। समझ आ रहा है? क्लियर है? ओके, अभी एंगुलर वेलोसिटी हुआ तो नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए अब हम बात कर रहे हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का। और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स अल्फा से। किसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा वही एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो अल्फा बराबर क्या होगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। समझ में आ गया? अब ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन, ये भी दो तरह का होगा, एवरेज और एक क्या होगा? इंस्टेंटेनियस। तो अल्फा एवरेज जो होगा वो हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अल्फा इंस्टेंटेनियस होगा स्टूडेंट्स अल्फा ओमेगा डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। लिमिट ले लेंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, हो जाएगा डी ओमेगा बाय डी टी। दिस इज अल्फा इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ओके। अब इसमें बात करें, देखिए थीटा ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन की। ठीक है, तो फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट थीटा इज अ वेक्टर क्वांटिटी। थीटा को क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और इसका डायरेक्शन एंड इट्स डायरेक्शन इज सेम, इस डायरेक्शन इज अलोंग एक्सिस ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? एक्सिस ऑफ सर्कल के। मान लीजिए अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा होगा, कौन से सेंस में? कौन सा सेंस होता है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो थीटा का डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स? अपवर्ड, दैट इज डॉट। ठीक है, डॉट के लिए डॉट का मतलब होता है स्टूडेंट्स, मैं बता दूंगा, आउटवर्ड। क्रॉस का मतलब होगा स्टूडेंट्स इनवर्ड। ठीक है, ये सिंबल्स बनाए गए डॉट के लिए। तो डॉट अगर हमें आउटवर्ड साइन बनाना हो तो डॉट कर देंगे, और इनवर्ड बनाना हो तो क्रॉस। क्योंकि अप और अप के लिए तो हम ऐसे यूज करते हैं, ये क्या होगा? अपवर्ड। और ये अगर एरो बना हुआ तो ये क्या होगा स्टूडेंट्स? डाउनवर्ड। ठीक है, तो डॉट का मतलब क्या होगा? प्लेन्स के बाहर, और क्रॉस का मतलब होगा प्लेन के अंदर। अगर पार्टिकल कैसे घूम रहा है स्टूडेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो डायरेक्शन क्या होगा? ऐसे। आप रोटेशन की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को कर्व कर लीजिए। थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो थंब कैसे पॉइंट कर रहा है? आउटवर्ड पॉइंट कर रहा है, तो आउटवर्ड के लिए हमने क्या ले लिया? डॉट। इस तरह अगर पार्टिकल यही क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर रहा होता तो हम ऐसे घुमाते हैं इंगलियों को। कैसे जाता? थंब इनवर्ड जाता, तो उसके लिए हमने क्या बनाते हैं? क्रॉस। क्लियर? तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो डॉट बनाते हैं, अगर पार्टिकल क्लॉकवाइज चलता है सर्कल में तो डायरेक्शन क्या बनाएंगे हम? क्रॉस। क्लियर? सबका डायरेक्शन, जो डायरेक्शन थीटा का होता है वही डायरेक्शन क्या होता है? ओमेगा। समझ में आ रहा है? और समझ में आ रहा है? और ओमेगा है तो वही डायरेक्शन किसका हो जाएगा? अल्फा का हो जाएगा। इसको लिख लेता हूँ, एक पॉइंट बना देता हूँ आपके लिए। the direction of omega is along the axis of circle, ठीक है, and is given by right hand curve rule। तो वेक्टर हमने राइट हैंड कर्व रूल पढ़ लिया था कि फिंगर को रोटेशन की डायरेक्शन में रोटेट कराना, देन थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। समझ में आ गया? अगर पार्टिकल ऐसे रोटेट हो रहा होगा तो डायरेक्शन कैसा होगा स्टूडेंट्स? डॉट। अगर पार्टिकल
ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। अगर पार्टिकल कैसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स क्रॉस, बट होगा अलोंग द एक्सिस। और एक्सिस क्या होता है स्टूडेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होता है, समझ में आ रहा है? ओके, इसी तरह जो डायरेक्शन ओमेगा का होगा, ठीक है, वही डायरेक्शन किसका होगा स्टूडेंट्स अल्फा का। अल्फा द डायरेक्शन ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ ओमेगा। जैसा डायरेक्शन ओमेगा का होगा वही डायरेक्शन किसका होगा स्टूडेंट्स अल्फा का होगा। और उसको हम किससे दिखाएंगे राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, या कर्व रूल से। समझ में आ रहा है? ओके, उसके बाद देखिए इफ मैं पॉइंट बना रहा हूं आपके लिए, इफ ओमेगा एंड अल्फा आर इन, जैसे मान लो अगर हम अल्फा किसी और तरीके से क्रिएट कर रहे हैं डायरेक्ट टॉर्क लगा के, है ना, इसी आगे हम रोटेशन चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि अगर मान लो ओमेगा और अल्फा अगर सेम डायरेक्शन में है देन ओमेगा इंक्रीजेस, दैट इज एंगुलर स्पीड क्या होगा इंक्रीज करेगा, ठीक है। एंड इफ अल्फा एंड ओमेगा एंड अल्फा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन then omega decrease, ठीक है, that is angular speed decreases। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? जैसे मान लीजिए ओमेगा भी इधर है अल्फा भी इधर है, उस केस में ओमेगा क्या होगा इंक्रीज करेगा। मान लीजिए ओमेगा इधर है बट उसका अल्फा क्या है इधर अपोजिट सेंस में, उस केस में ओमेगा क्या करेगा डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है? डॉक्टर नोट कर लीजिए सबको, ये हमारे पॉइंट्स है सर्कुलर मोशन पढ़ने के, है ना। तो इस पे जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं उसके एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए अब क्या है, जैसे मान लीजिए थीटा में दे रखा होता लेट्स से t स्क्वायर प्लस 1, समझ में आ रहा है? अब हमसे पूछ रहा होता फाइंड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बिटवीन टाइम इंटरवल t इक्वल टू 1 to t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। एंड ये सेकेंड पार्ट होता है इसका इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू 2 सेकेंड हमसे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी भी पूछता, तो उस केस में देखिए क्या करते हैं हम। सबसे पहले हमें पता है कि थीटा का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में क्या देता है वेलोसिटी देता है, तो उससे तो हम इंस्टेंटेनियस निकालेंगे। एवरेज के लिए हमें फॉर्मूला पता है कि ओमेगा एवरेज जो होता है वो थीटा फाइंड माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइंड माइनस टी इनिशियल, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो ओमेगा एवरेज तो सबसे पहले थीटा फाइंड निकालते हैं। थीटा फाइंड का मतलब क्या हो गया थीटा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पे अब t को क्या पुट कर दोगे 2 पुट कर दोगे, तो थीटा हमारे पास कितना दे रखा है स्टूडेंट्स 2 t स्क्वायर प्लस 1, तो t की जगह पे 2 पुट कर दिया 2 स्क्वायर प्लस 1, तो थीटा फाइंड कितना होगा स्टूडेंट्स 5। इसी तरह थीटा इनिशियल की हम बात करें कितने सेकंड पे दे रहा होगा हमें 1 सेकंड पे, तो t को 1 पुट कर दो 1 स्क्वायर प्लस 1 कितना हो गया थीटा इनिशियल में स्टूडेंट्स 2 होगा। अब हमें क्या चाहिए ओमेगा एवरेज, तो ओमेगा एवरेज क्या होगा स्टूडेंट्स थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। थीटा फाइनल कितना है स्टूडेंट्स 5, थीटा इनिशियल कितना है 2, टी फाइनल कितना है स्टूडेंट्स 2, टी इनिशियल कितना है 1, कितना आ गया 3 डिवाइड बाय 1 दैट इज 3। और यूनिट क्या होगा स्टूडेंट्स इसका, देखिए थीटा का यूनिट क्या था, थीटा का यूनिट था रेडियन, ओमेगा क्या था थीटा अपॉन टाइम दैट इज रेडियन पर सेकंड, इस तरह का क्या था ओमेगा अपॉन टाइम
तो ओमेगा का क्या होता है रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम का क्या होता है सेकंड, तो अल्फा कितना होगा स्टूडेंट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो थीटा का यूनिट होता है रेडियन स्टूडेंट्स, ओमेगा का क्या होता है रेडियन पर सेकंड, अल्फा का क्या होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स रेडियन पर सेकंड। समझ में आ रहा है? ओके नाउ हम ओमेगा इंस्टेंटेनियस कैलकुलेट करते हैं। ओमेगा इंस्टेंटेनियस के लिए फार्मूला होता है डी थीटा अपॉन dt। थीटा की जगह पे थीटा रख देंगे आप, कितना है दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए एक बार इसके साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर का स्टूडेंट्स कितना होता है 2t और 1 का कितना हो जाएगा 0। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना आ गया हमारे पास 2t। कितने सेकंड बचेगा हमें इक्वल टू 2 सेकंड का। तो यहाँ पे टी को कितना पुट कर देंगे स्टूडेंट्स 2। तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 2 × 2 दैट इज 4 रेडियन पर सेकंड। देखिए स्टूडेंट्स ओमेगा एवरेज कितना था 3, ओमेगा इंस्टेंटेनियस कितना आ गया 4 रेडियन पर सेकंड। समझ में आ रहा है? तो ये एवरेज और इंस्टेंटेनियस निकालने का तरीका हो। इसी तरह अगर इसी तरह ओमेगा देता टाइम का फंक्शन, तो अगर हमसे पूछता है एंगुलर एक्सेलरेशन तो क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं। या एवरेज पूछता तो ओमेगा फाइव माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइव माइनस टी इनिशियल कर देते हैं। समझ में आ रहा है? ओके ये तो थोड़े फॉर्मेलिटी क्वेश्चंस हो गए, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन। देखिए कोई पार्टिकल अगर सर्कल में मूव कर रहा है तो देखिए हमने बात करी थी कि इसके सेंटर की तरफ हमेशा एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगता है। उस सेंटीमीटर एक्सेलरेशन को हमें निकालना है। ठीक है ये सेंटर क्या है वो है इसका रेडियस क्या है स्टूडेंट्स r है। तो मान लीजिए t = 0 पे पार्टिकल यहाँ पे था और इसकी स्पीड कितनी थी स्टूडेंट्स v थी, या v1 क्या होगा वेलोसिटी पे टर्म लिख रहे हैं हम। ठीक है और इसका पोजीशन कितना था स्टूडेंट्स मान लेते हैं r1 था। किसी टाइम t पे ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, इसका पोजीशन कितना हो गया r2 वेक्टर और वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स v2 कितना एंगल रोटेट हो गया ये मान लेते हैं डेल्टा। समझ में आया? तो एट t = 0 वेलोसिटी कितनी थी स्टूडेंट्स v1 और एट t = t वेलोसिटी कितनी होगी स्टूडेंट्स इसकी v2। समझ में आया? देखिए इसका पोजीशन और हमें पता है कि r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू r2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसका होगा r के होगा, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है रेडियस ही तो है। इसी तरह v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू v2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या होगा v होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है स्टूडेंट्स सेम ही तो है। ओके क्योंकि इसमें हम स्पीड को क्या मान के चल रहे हैं कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। ओके अब देखिए अब मान लीजिए ये रेडियस क्या था स्टूडेंट्स r1, तो ये अब इसका जो पोजीशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा r2 कितना रोटेट हुआ स्टूडेंट्स डेल्टा थीटा। अगर r1 से r2 बना है तो एंगल कितना रोटेट हुआ स्टूडेंट्स डेल्टा थीटा। इसी तरह अगर हम वेलोसिटी वेक्टर बना लें कितना v1 तो उसी टाइम t में t = 0 पे ये सिचुएशन था, t = t पे v2 हो गया तो वो भी कितना रोटेट हुआ होगा स्टूडेंट्स डेल्टा थीटा रोटेट हुआ होगा। ओके तो देखिए इस वेक्टर को इस वेक्टर से अगर हम ज्वाइन कर दें ऐसे, तो अगर इस वेक्टर का वैल्यू मैं डेल्टा r लिखूं और इस वेक्टर को इस वेक्टर से अगर मैं ज्वाइन कर दूं स्टूडेंट्स इस वेक्टर का वैल्यू क्या लिखूं मैं डेल्टा b लिखूं, तो देखो डेल्टा थीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूं आर्क ओवर रेडियस। तो आर्क कितना है स्टूडेंट्स डेल्टा r और रेडियस कितना है स्टूडेंट्स r1 लिख लूं r2 लिख लूं या r लिख लूं बात सेम है r लिख लिया मैंने। ठीक है क्योंकि इन सब की वैल्यूज क्या है स्टूडेंट्स सेम है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे डेल्टा b लिखूं या डेल्टा थीटा इसको इक्वेशन मान लेता हूं, अगर यहाँ पे डेल्टा थीटा लिखूं तो
तो आर क्या हो गया स्टूडेंट्स, डेल्टा वी, रेडियस कितना हो गया, v1 लिखूं या v2 लिखूं, बात सेम है, तो v लिख लेता हूं उसकी जगह पे। तो डेल्टा v डिवाइड बाय क्या लिख दिया, ये इक्वेशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ट्रू होगा। ये और ये इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, इसका मतलब इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इसकी बराबर है तो राइट हैंड साइड क्या होगा, बराबर होगा, यानी डेल्टा v बाय v इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, डेल्टा r बाय r, ठीक है। अब देखिए यहां से डेल्टा v बराबर क्या होगा, v बाय r इंटू डेल्टा r, सही है। अब इसमें समझना होगा कि हम डेल्टा r को क्या लिख सकते हैं, देखिए डेल्टा r किसके बराबर होगा, या टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दे दोनों साइड में, ठीक है, डिवाइड बाय डेल्टा t ऑन बोथ साइड, तो ये तो हो जाएगा डेल्टा v बाय डेल्टा t इक्वल टू v बाय r इंटू डेल्टा r बाय डेल्टा t। देखो dv बाय dt क्या होता है स्टूडेंट, एक्सेलरेशन, v बाय r इंटू dr बाय dt क्या होता है, वेलोसिटी ना, पोजीशन का डिफरेंशियल टाइम के रिस्पेक्ट में क्या देता है, वेलोसिटी। तो ये बराबर क्या है स्टूडेंट्स, v स्क्वायर बाय r, और इसी को क्या बोलते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, समझ में ए सी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है तो उसके सेंटर की तरफ एक सेंटीमीटर एक्सेलरेशन लगता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स, v स्क्वायर बाय r। इसका मतलब इधर सेंटर की तरफ कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r, यहाँ से सेंटर की तरफ क्या हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r, इधर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय, यहाँ पे भी कितना होगा, v स्क्वायर बाय r, इधर भी कितना होगा, v स्क्वायर बाय, समझ में आ गया। तो नोट कर लीजिए इसको, तो ये तो एक्सेलरेशन था सेंटर की तरफ। इसी तरह देखिए पार्टिकल के पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है, क्या होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, स्पीड इससे कितना था v1, मान लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट स्पीड कितना हो जाएगा v2, देखिए इसका स्पीड तो बदल रहा है। अब मान लेते हैं कि v1 और v2 का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अब इसका स्पीड बदल रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि इसकी इस टेंजेंट के अलोंग कोई एक्सेलरेशन है, तभी तो वो उसकी स्पीड को बढ़ा रहा होगा, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दैट इज at, अब वो होता है स्टूडेंट dv बाय dt। किसके अलोंग होता है स्टूडेंट्स, ये इसके अलोंग होता है at, और ac क्या होता है, सेंटर के अलोंग ac। तो इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इफ अ पार्टिकल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, इट हैज टू एक्सेलरेशन, one is ac, that is v square by r, और other is at, that is dv by dt। ac तो होता है along radius, और at क्या होता है स्टूडेंट्स, along tangent, क्योंकि अगर along tangent होगा तभी वो इसकी स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, क्योंकि रेडियस के along होगा तो वो तो परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर कोई भी अगर वेक्टर किसी का परपेंडिकुलर है तो उसकी वैल्यू को नहीं बदल सकता, या तो उसके अलोंग होना पड़ेगा तो अप हो या डाउन हो, बट होना उसके अलोंग पड़ेगा। तो अलोंग होने के लिए क्या होना पड़ेगा, टेंजेंशियल। इसका मतलब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसका अगर नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो एक तो उसके पास होगा ac वेक्टर, दैट इज सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, एंड सेकंड इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक सेंटीमीटर होगा स्टूडेंट्स और एक क्या होगा, टेंजेंशियल होगा। सेंटीमीटर होगा सेंटर के अलोंग और टेंजेंशियल होगा टेंजेंट के अलोंग। हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट दोनों एक दूसरे कितने पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। इसका मतलब अगर नेट एक्सेलरेशन की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो दोनों साइड ले लूंगा मैं मैग्नीट्यूड, और हमें पता है दोनों वेक्टर क्या है, 90 डिग्री पे है, तो 90 डिग्री पे मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, a² प्लस at² का अंडर रूट। समझ में आया स्टूडेंट्स। इसका मतलब कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है और स्पीड अगर उसकी क्या है, चेंज हो रही है, स्पीड अगर कांस्टेंट नहीं है, तो पार्टिकल के पास दो तरह के एक्सेलरेशन होते हैं, एक होता है सेंटीमीटर और एक होता है टेंजेंशियल। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगा, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा या घटाएगा,
अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो स्पीड को बढ़ा देगा, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो उसकी स्पीड को क्या कर देगा, घटा देगा। ठीक है, ओके समझ में आया। इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं। इफ एसी, या मैं बात करूं कि पार्टिकल, या मैं देखो इसमें बात लिख रहा हूं यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कि स्पीड क्या होना चाहिए, उसमें कांस्टेंट होना चाहिए। अब स्पीड कांस्टेंट होने के लिए स्टूडेंट्स सर्कल में तो घूमेगा वो, इसका मतलब AC का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बट AT किसके होना चाहिए, 0। अगर AT 0 हो गया स्टूडेंट्स, अगर AT 0 हो गया तो उसके इसमें इसकी स्पीड को कोई बढ़ाएगा नहीं, तो वो मोशन कैसा कहलाएगा स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर मैं बात करूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो AC तो 0 होगा ही नहीं। अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ उसके एक एक्सीलरेशन लगना ही लगना है, बट अगर नॉन यूनिफॉर्म है इसका मतलब स्पीड नॉट कांस्टेंट, स्पीड उसका कांस्टेंट नहीं रहेगा, इसका मतलब AT 0 नहीं हो सकता। अगर AT 0 हो गया स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पार्टिकल कैसा करेगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा। इसलिए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होता है, बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होता है। समझ में आ रहा है, ओके। तो यहाँ से हमने सीखा कि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास दो एक्सेलरेशन एट ए टाइम होते हैं, एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर सिर्फ पार्टिकल के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इसका मतलब उस पार्टिकल का स्टूडेंट्स क्या है, स्पीड उसका कांस्टेंट है। अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो सिर्फ क्या रहेगा उसमें AC, AT का वैल्यू क्या होगा, 0। अगर पार्टिकल कैसा कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल के पास क्या होगा स्टूडेंट्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगा बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी उसके पास होगा। ठीक है, अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड की डायरेक्शन में होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा तो वो स्पीड को बढ़ाएगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वो स्पीड को घटाएगा। समझ में आ रहा है, तो इसको ये सारा सर्कुलर मोशन के बारे में था, नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद देखिए, अब देखिए हमने पढ़ा था इसमें लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर पैरामीटर्स एंड एंगुलर पैरामीटर्स। देखिए लीनियर पैरामीटर्स एंगुलर पैरामीटर्स का मतलब ये होता है, देखिए पहला रिलेशन मैं देखना चाहता हूँ, रिलेशन between linear displacement and angular displacement। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन। लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या हमने लिया था इसमें, डेल्टा S, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, डेल्टा थीटा। इसका मतलब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहाँ से पार्टिकल यहाँ पे गया, कितना एंगल कवर किया इसने, डेल्टा थीटा, और ये डिस्टेंस जो इसने ट्रेवल किया स्टूडेंट्स कितना है, डेल्टा S। तो हम पढ़ चुके थे थीटा इक्वल टू क्या था, आर्क ओवर रेडियस, रेडियस क्या इसका r, तो इसका मतलब डेल्टा S किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, r इंटू डेल्टा थीटा। तो ये तो हो गया लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो उस आर्क वाले पाथ पे चला है, और ये डेल्टा थीटा क्या होगा स्टूडेंट्स, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। चलो आगे स्टूडेंट्स, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन होता है, हमें सिर्फ किसका मल्टीप्लाई करना होता है उसमें, रेडियस का। ओके, नाउ सेकंड रिलेशन, ये देखिए थोड़ी इसको,
अगर मैं डेल्टा थीटा इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा कर दूं, ठीक है, लिखना तो मैं इसको डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी। देखो स्टूडेंट डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाएगा इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बटे डेल्टा टी। डेल्टा एस बाय डेल्टा टी क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू आर, ये क्या होता है स्टूडेंट्स ओमेगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा आर ओमेगा। समझ में आ रहा है? अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये फॉर्मूला याद रखना है स्टूडेंट्स, ओमेगा क्रॉस आर, यानी ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इक्वल टू क्या होता है v वेक्टर। आर क्रॉस ओमेगा मत कर देना, क्योंकि आर क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर अलग अलग होता है। हमने वेक्टर में पढ़ा था कि a क्रॉस b नॉट इक्वल टू b क्रॉस है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। अब इसी को v इक्वल टू आर ओमेगा है, डिवाइड अगेन डिवाइड बोथ साइड बाय डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा डी ओवर डी टी इक्वल टू आर ओमेगा अपन साइड बाय टी, टी आ गया ओमेगा टी, तो v अपन टी का हो जाएगा एक्सेलरेशन आर इनटू क्या हो जाएगा, इसको अल्फा लिख सकते हैं, तो इक्वल टू आर अल्फा हो गया, या फिर इक्वल टू लिख सकता हूं मैं इसको अल्फा क्रॉस आर। ये वेक्टर फॉर्म में मैंने रिजल्ट लिख लिया, समझ में आया? तो ये रिलेशंस होते हैं लीनियर पैरामीटर्स और एंगुलर पैरामीटर्स। देखिए इसमें डेल्टा एस वी और ए ये सब क्या लीनियर एक्सेलरेशन है, और डेल्टा थीटा ओमेगा और अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में स्टूडेंट्स ये रिलेशन होता है, समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए इसको। देखिए सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का अभी तक हमने फॉर्मूला जो सीखा है, AC वो था v स्क्वायर बाय r। हमें पता लगा स्टूडेंट से v इक्वल टू क्या होगा r ओमेगा, हमें पिछले टॉपिक से हमने सीखा, तो AC बराबर क्या हो जाएगा r ओमेगा इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय r, तो AC बराबर हो जाएगा स्टूडेंट्स r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय r, r स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो AC का वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स r ओमेगा इसका। तो AC का फॉर्मूला ये भी होता है ओमेगा के टर्म्स में। और देखिए अगर मैं बात करूं टाइम पीरियड की, टाइम पीरियड देखो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि पार्टिकल ने जहाँ से चलना शुरू किया था वहीं पे उसने खत्म कर दिया, यहाँ से चला और यहाँ से घूम के यहीं आ गया। तो एंगल में देखिए इसने कितना कवर किया होगा स्टूडेंट्स, 2 का कवर किया होगा। टाइम कितना लगा स्टूडेंट्स को, -t। तो एंगल ट्रेस बाय पार्टिकल कितना होगा स्टूडेंट्स 2 पाई। टाइम कितना लिया स्टूडेंट्स ने t। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँ ओमेगा की, तो क्या होता है स्टूडेंट्स एंगल अपॉन टाइम ओमेगा। एंगल कितना है स्टूडेंट्स 2 पाई और टाइम कितना लिया t। इसमें जो t होता है ना स्टूडेंट्स इसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज नोन एज टाइम पीरियड। तो कितना टाइम लिया इसमें स्टूडेंट्स t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो एक फॉर्मूला आप ओमेगा का ये भी याद रख सकते हो 2 पाई बाय t। अब यहाँ पे अगर मैं ओमेगा को और देखिए फ्रीक्वेंसी की मैं बात करूँ, यहाँ से फ्रीक्वेंसी f, तो f बराबर कितना होता है 1/t, दैट इज 1/टाइम पीरियड। मतलब एक सेकंड में कितने वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कर लेता है उसको क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो f इक्वल टू कितना होगा स्टूडेंट्स 1/, समझ में आ रहा है? अब देखिए AC इक्वल टू था r, ओमेगा कितना होता है स्टूडेंट्स 2 पाई बाय t इसका होल स्क्वायर, तो AC इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर इनटू 1/t स्क्वायर। AC इक्वल टू r 4 पाई स्क्वायर इनटू 1/t क्या होता है स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर। तो कितना है स्टूडेंट्स AC का फॉर्मूला 4 पाई स्क्वायर f स्क्वायर r। तो ये भी एक फॉर्मूला किसका होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ओके। तो ये हमारे पास क्या आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, कि वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने ओमेगा का फॉर्मूला भी देखा और टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी देखा। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में जितना वो ऑसिलेशन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या है 1/टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t कर लिया। सेंटीमीटर का भी फॉर्मूला हमें पता था v इक्वल टू r ओमेगा।
ओमेगा को क्या लिख दिया हमने स्टूडेंट्स 2π/t, तो क्या होगा ये r × 4π² × 1/t², 1/t क्या होता है फ्रीक्वेंसी, 1/t² क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर लिखना पड़ता है। तो इस सेंटीमीटर एस्टिमेशन का फॉर्मूला किसके टर्म में आ गया स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में आ गया। समझ में आया था, ओमेगा के टर्म्स में भी लिख लिया हमने, फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख लिया, और वेलोसिटी के टर्म में तो हमारे पास था। तो सेंटीमीटर फोर्स के स्टूडेंट हमारे पास कितने फार्मूले होते हैं, 3 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है हमारे पास v²/r, एक फार्मूला हो गया स्टूडेंट्स r ω², एक फार्मूला क्या आ गया 4πf² × r। समझ में आ गया, तो इन तीनों फार्मूले को आप याद रखोगे, क्लियर है। तो समझ में आ रहा है सारा ये, ओके नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में हमने सारे पैरामीटर्स के बारे में रिलेशन पढ़ लिए है ना। ओके, तो इसको नोट कर लिया, हमें समझ लिया। ठीक है, आज को ये स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जो है इसके हम डायनेमिक्स और सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।